हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 25 अगस्त के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आज की अपनी क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास के लास्ट में आपके लिए रिवीजन भी है, यानी प्रीवियस क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका हम फटाफट रिवीजन भी करते हुए चलते हैं। देखिए, बात करेंगे वुडी एलन के बारे में, जो यूएसए के यानी कि अमेरिका के राइटर हैं और डायरेक्टर हैं। उनके द्वारा ये बात कही गई कि 80% सफलता तो हमें तभी मिल जाती है जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम अंदर से ही मोटिवेट होने चाहिए अपने उस काम को करने के लिए। सफलता तो उसी समय मिल जाएगी जब हमने काम शुरू कर दिया हो। बाकी 20% की सफलता उसके बाद में मिल जाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको अपना टारगेट क्लियर दिखता है, आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 1% का भी चांस नहीं है कि आप इसमें असफल हो सकते हो, तो उस काम को जरूर करिए, उस काम में जरूर अपना हाथ आजमाइए। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, YouTube पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम के रूप में सामने आ गया है चंद्रयान थर्ड। यानी कि आसमान पर तो रिकॉर्ड बनाया ही गया है, धरती पर भी रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि YouTube पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वाला प्रोग्राम कौन सा है? तो चंद्रयान थर्ड था। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसके पहले ब्राजील और क्रोएशिया के बीच में जब फीफा विश्व कप हो रहा था, उसके दौरान ये रिकॉर्ड बनाया गया था यूट्यूब पर। लगभग 61 लाख जो कनेक्टिविटी है उसके माध्यम से देखा गया था वो प्रोग्राम। लेकिन अभी जो चंद्रयान थर्ड के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है वो 80 लाख नेटवर्किंग पर यूट्यूब के माध्यम से देखे जाने वाला रिकॉर्ड बनाया गया है। क्लियर? अच्छा, अगर इसके सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात करें तो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है 6:04 पर, जिसके बारे में हमें पता है। इसकी लॉन्चिंग कब कराई गई थी? तो 14 जुलाई को कराई गई थी। 14 जुलाई को कराई गई थी 2:35 पर। ठीक है। साथ में ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि लैंडर और रोवर इसके दो पार्ट हैं। लैंडर का मतलब आप ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये है लैंडर, है ना। लैंडर का मतलब ये कि जो लैंड कर गया, और लैंडर के अंदर ही रखा गया था रोवर। रोवर क्या है? रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो एक तरीके का रोबोट है। लैंडर का मतलब क्या है? वो यान जो वहां पर लैंड किया है वो लैंडर है। ठीक है, ये दोनों गए हैं और लैंडर स्थिर रहेगा, वो हिलेगा नहीं। यहाँ पर हिलने का और पूरे जो जांच करने का काम किसका है? ये इस रोबोट का है, जिसका नाम है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान के द्वारा ही सारा काम किया जाएगा, सारी जो जांच पड़ताल है वो करी जाएगी। और वो कहाँ पर भेजा जाएगा? वो लैंडर में भेजा जाएगा, और लैंडर के द्वारा वो फिर भेजा जाएगा कहाँ पर? इसरो में। क्लियर? ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो चंद्रयान मिशन है वो 14 दिन तक रहने वाला है। देखो, 1 मून डे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 1 मून डे इज इक्वल टू 14 डे ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी पर 14 दिन है वो चंद्रमा पर एक दिन के बराबर है। तो वो चंद्रमा के एक दिन तक रहेगा, यानी कि पृथ्वी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वो 14 दिन तक वहां पर रहने वाला है हमारा चंद्रयान थर्ड, और चंद्रमा का अध्ययन करने वाला है। क्लियर? साथ में ही इस जो वैज्ञानिकों के नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोग्राम चलाया गया, मिशन चलाया गया, तो इसमें कौन से वैज्ञानिक किस संस्था से रिलेट करते थे और उनका क्या योगदान था। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद से ही चंद्रयान थर्ड पर काम स्टार्ट कर दिया जाता है। लगभग 4 साल पहले। कितने साल पहले? 4 साल पहले हमने काम स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर हम कुछ साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो इसरो के चेयरपर्सन कौन है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं एस सोमनाथ। ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद मिशन के डायरेक्टर कौन है, जिनका नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है इस टाइम पर? तो जो चंद्रयान थर्ड के का जो मिशन चलाया गया था, इसके डायरेक्टर थे एस मोहन कुमार। और जो रॉकेट था, रॉकेट के निदेशक कौन थे? तो वीजू सी थॉमस। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? देखो, कंफ्यूज मत होना, एक मिशन का डायरेक्टर है और एक इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है। तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे वीर मुथुवेल पी वीर मुथुवेल। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जहां से इसको लॉन्च किया गया था, उसके डायरेक्टर कौन है? तो एस उन्नी कृष्णन नायर।
ठीक है। UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर कौन है? तो M शंकरन। और लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख कौन है? तो A राजराजन। तो ये कुछ नाम है जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसरो के चीफ कौन है, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे, और इस मिशन के डायरेक्टर कौन थे, और रॉकेट के डायरेक्टर कौन थे। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसरो के द्वारा एक और कारनामा किए जाने की संभावना बताई जा रही है सितंबर के फर्स्ट वीक में। और क्या किया जाएगा? आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। आदित्य L1 मिशन इसरो का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए चलाया जा रहा है। अच्छा देखो, अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे अर्थ और सन के बीच में, तो ये डिस्टेंस आपको 15 करोड़ की दूरी पर मिल जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ये जो मिशन चलाया जाएगा, इसके तहत इस उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर पर स्थापित किया जाएगा। सूर्य से दूर किया जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, हम सबको पता है कि उससे जो रेजेस निकलती हैं वो बहुत गर्म होती हैं। तो ये वहीं से अध्ययन करेगा, अंतरिक्ष में इसको लॉन्च किया जाएगा, और वहीं से जो आदित्य L1 है, सूर्य का जो बाहरी वातावरण है, जो बाहरी उसका जो वायुमंडल है, उसकी किरणों का जो प्रभाव है, उन सब के बारे में अध्ययन करके इसरो को जानकारी भेजेगा। क्लियर। देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो आदित्य L1 मिशन है ये क्या काम करेगा, तो काम के ऊपर बात करेंगे जब हम इसके, तो ये यूवी स्पेक्ट्रल बैंड, एक्सरे और ऑप्टिकल के लिए एक खगोलीय, एक तरीके से कहते हैं ना, खगोलीय जानकारी उपलब्ध कराएगा सूर्य से रिलेटेड। साथ में ही इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। PSLV जिसमें 7 पेलोड होंगे उसके माध्यम से। क्लियर। देखो, आदित्य L1 के बारे में बात करते हुए इसकी लॉन्चिंग के बारे में जब हमने बात किया, तो मैंने आपको बताया कि इसको PSLV जिसमें 7 पेलोड्स होंगे उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ में ही आप देखेंगे कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर। और इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सूर्य के वातावरण का, उसके वायुमंडल का अध्ययन करेगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, क्रोमोस्फियर है सूरज का, और सूरज की जो फोटोस्फियर है, तो इन सब का अध्ययन करने का काम आदित्य L1 के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। देखिए, सूरज से जो गर्मी निकलती है उसको ध्यान में रखते हुए ही आदित्य L1 को स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? एक ऐसे ऑर्बिट में जहां पर ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा पृथ्वी से, क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है उससे ये प्रभावित हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। क्लियर। देखिए, यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। क्लियर। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। अब इस ब्रिक्स में छठा जो देश है वो शामिल होने वाला है, और जनवरी 2024 से वो इस ब्रिक्स जो ये संगठन है इसका मेंबर बन जाएगा, ऐसी बात कही गई है दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। साथ में ही हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो कहाँ होने वाला है, तो दक्षिणी अफ्रीका में होने वाला है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स के बारे में बात करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि 2009 में इसको ब्रिक कहा जाता था, क्योंकि तब तक इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। जैसे ही 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है, इसको ब्रिक्स कहा जाने लगता है। अच्छा, सबसे पहले जो इसकी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में इसकी बैठक हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो इसकी बैठक हुई थी रसिया के, जो रसिया है, रसिया का एक जगह है येकेतेरिन। कहाँ पर? रसिया में जो जगह का नाम है येकेतेरिन, इस जगह पर ब्रिक्स की बैठक हुई थी 2009 में। क्लियर। अच्छा देखो, 2024 में जो ये सदस्यता मिलने वाली है इसके लिए 6 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें अर्जेंटीना है, मिस्र है, ईरान है, इथियोपिया है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो इनके ब्लॉक को शामिल करने के बारे में बात की गई है, जिससे कि ब्रिक्स की जो स्ट्रेंथ है उसको और ब्रिक्स की पावर दोनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। क्लियर। देखिए, जो ब्रिक्स है वो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ग्रुप है।
ठीक है, इसके पीछे का मोटिव ये है, वो ये इसलिए इकट्ठे होते हैं जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर और जो एक दूसरे के साथ हेल्प के ऊपर बात कर सकें, और एक दूसरे के साथ जो सहयोग है, सुरक्षा है, और किस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसके विषय में बात कर सकें और उस पर काम कर सकें, उसके लिए पॉलिसी बना सकें। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बुक का नाम यहाँ पर दिया गया है। इस बुक का नाम है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। अ लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स फॉर ऑफ कबीर। ये बुक लिखी गई है विपुल रिखी के द्वारा। विपुल रिखी कौन है? पेशे से एक लेखक है, एक गायक है, जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। 15वीं सदी के जो कवि और समाज सुधारक के रूप में जिनको हम जानते हैं, कबीर जी, उनके ऊपर और उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, पंक्तियां हैं, उनकी जो सोच है, उस समय का जो समाज है, उन सब के बारे में आपको द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स फॉर कबीर में जानकारी मिलेगी। क्लियर? अच्छा, इस बुक को पब्लिश किसने किया है? तो ये बुक प्रकाशित करी गई है हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। क्लियर? और नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, हाल ही में दो लोगों की मृत्यु हुई है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तो भारत से संबंधित है और अभी 2023 में इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो जिन दो व्यक्तियों का निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो सांख्यिकी वैज्ञानिक है CR राव, जिनके बारे में हमने पढ़ा ही था कुछ दिन पहले, और WWE हॉल ऑफ फेमर है टेरी फंक। इन दोनों व्यक्तियों का निधन हो गया है। सबसे पहले हम SR राव जी के बारे में बात करेंगे, यानी कि C राधा कृष्ण राव के बारे में बात कर रहे हैं, जो पेशे से क्या थे? एक गणितज्ञ थे और एक जो सांख्यिकी शास्त्री जिसको कहा जाता है वो थे। 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। साथ में ही 2023 में ही इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक 2023 से नवाजा गया था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2023 में ही प्राइज मिला और 2023 में ही इनकी डेथ हो गई है, तो जरूर याद रख लेना। इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है 1968 में, और 2001 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तेलुगु परिवार से बिलोंग करते थे ये। क्लियर? आइए बात करते हैं टेरी फंक के बारे में। टेरी फंक की जो मृत्यु हुई है वो 79 वर्ष की उम्र में हुई है, और WWE हॉल ऑफ फेमर टेरी फंक के नाम से हम इनको जानते हैं, क्योंकि 2009 में इनको जो है WWE हॉल ऑफ फेमर में शामिल किया गया था, और 2021 में इनको इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों का नाम हमें पता होना चाहिए। क्लियर? अब आइए हम करते हैं रिवीजन। रिवीजन, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका क्या किया जाता है? रिवीजन किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जो दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च किया गया है, अपने आप में एक पहला रिकॉर्ड बनाया गया है पूरी दुनिया में। 23 अगस्त को इसको लॉन्चिंग करा गया, 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई, और साथ में कितने बजे कराई गई? तो 6:04 पर कराई गई। क्लियर? राष्ट्रीय चाकू दिवस हम कब मनाते हैं? तो 24 अगस्त को मनाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किसे राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो हमने कल क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी के बारे में पढ़ा था, उनकी सारी जो डिटेलिंग थी उसके बारे में पढ़ा था, और हमें जानकारी मिल गई थी किसको बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल दिया गया है। अब इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे अस्मिता महिला लीग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अस्मिता महिला लीग कहा जाएगा, और अस्मिता पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो श्वेता थाविसीन को नामित किया गया, जिनके बारे में और थाईलैंड के बारे में डिटेलिंग हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को, जो कहां से जो कहां पर चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में काम कर चुके थे। क्लियर? यस बैंक के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है आइरिस। ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू करी गई है। कहां पर? लेह में, लद्दाख के लेह में शुरू करी गई है, NTPC और अशोक लेलैंड की मदद से। अमेजन वर्षावन जनजाति के अंतिम जीवित बचे हुए 3 लोग कहाँ पाए गए हैं अभी? तो ब्राजील के पिरिपपुरा में पाए गए हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? किसके
साथ समझौता किया है। तो ये किया गया है फिलीपीन तटरक्षक बल के द्वारा, जिसके 5 सदस्य भारत की यात्रा पर आए थे 20 से 24 अगस्त के बीच में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में अनधिकृत खनन को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया? यानी कि अवैध रूप से खनन किया जा रहा था और एनजीटी के द्वारा वहां पर रोक लगाई गई है। तो यह है ओडिशा के कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कुलडीहा लाइफ जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम ही यही है कि अगर कहीं पर अवैध तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोक देना। ओके, तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपने सेशन को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, एंजॉय भी किया होगा। बाकी टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में सारी जानकारी उपलब्ध है, तो वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड तो जरूर रखिए। बाय बाय, टेक केयर।